नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी पूरी जर्नी कैसी होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे हमारी एक्सपर्ट प्रदन्या पंडित जी से, जो खुद एक ट्विन फ्लेम है। प्रदन्या जी पिछले 20 सालों से दुबई में रह रही हैं। ये आईआईटी पास आउट हैं। साथ ही इन्होंने ट्विन फ्लेम पर एक बुक भी लिखी है। तो आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही मजेदार, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए उनका स्वागत करते हैं। प्रदन्या जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सोनम जी। बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आकर। थैंक यू, और माय प्लेजर। तैयार हूँ आपके पूरे क्वेश्चंस का सवाल देने के लिए। सॉरी, पूरे सवालों के जवाब देने के लिए। हाँ। मेरी हिंदी थोड़ी, मुझे हिंदी बोलने की इतनी आदत नहीं है, तो जो नो प्रॉब्लम। लोग हिंदी में मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए मेरी हिंदी से। कोई नहीं, समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आप हैं तो इंडियन ना, तो इंडियन को इंडियन अपने आप ही टच कर जाते हैं। तो प्रदन्या जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, शायद ये ट्विन फ्लेम जो कंसेप्ट है, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, बहुत लोगों के लिए नया होगा। तो सबसे पहले आप हमें ना एक्सप्लेन कीजिए कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम्स ये जो टर्म है वो पहले सबसे 1980s में एलिजाबेथ प्रॉफिट करके एक यूएस बेस्ड कोई लाइट वर्कर थी। वो काफी असेंडेड थी, स्पिरिचुअली अवेकन थी, तो उसने ये टर्म कॉइन किया, ट्विन फ्लेम्स। और ट्विन फ्लेम्स ये टर्म का मतलब ये होता है कि जो हमारी सोल होती है, वो सोल जब यहाँ पे इनकारनेट होती है तो हर एक सोल का यही एक पर्पस या मकसद होता है कि स्पिरिचुअली हमारी प्रोग्रेस हो, और हम ये पूरा जीवन मरण संसारिक जो साइकिल है उससे बाहर निकले। तो मेरा ऐसा मानना है या मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि अ, एक सोल जो एनर्जी होती है, इट इज नॉट फिजिकल, राइट? वो नॉन फिजिकल फॉर्म में होता है, लाइट। तो लाइट अपने आप को खुद स्प्लिट कर सकता है दूसरे टाइप के एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। तो ट्विन फ्लेम ये जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि अम, आपकी जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो दो पोलैरिटीज होते हैं, तो सोल खुद को दो पोलैरिटीज में स्प्लिट करती है। जिसे हम और शिव और खुद, शक्ति कहते हैं। आप सही सोच रहे हो। शिवा और शक्ति की जो कंसेप्ट है कि एक मैस्कुलाइन प्रिंसिपल है और एक फेमिनाइन प्रिंसिपल है, वैसे सोल खुद को दो पोलैरिटी हायर एस्पेक्ट्स में स्प्लिट कर सकती है और खुद की जर्नी करती है स्प्लिट होने के बाद। और ऐसा मानते हैं कि लास्ट लाइफ में या फिर आपका जो स्पिरिचुअल असेंशन है या जो आपने लर्न करना था यहाँ पे प्लैनेट अर्थ पे, वो जब एक स्पेसिफिक लेवल पे आता है तो आप आपके ट्विन फ्लेम को मिलते हो फिजिकली। और आपका असेंशन जो है, जो हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतनी हो के आपका अवेकनिंग हो के आपको ये समझ में आए कि मैं एक सोल हूँ, मैं फिजिकल बॉडी में टेम्पररी बेसिस पे हूँ, और मेरा पूरा जो मकसद है मेरे सोल का वो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। वो समझ में आके आपको आपके सब कार्मिक साइकिल्स रिलीज करके एक लेवल पे आप पहुंचते हो। और ये पहुंचने के लिए आपका जो हायर एस्पेक्ट है, पोलैरिटी एस्पेक्ट जो स्प्लिट हुआ था, कहीं ना कहीं वो आपसे जुदा हुआ था, ऐसे नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि सोल लेवल पे आप उनके साथ यूनियन में ही हो हमेशा, लेकिन फिजिकलिटी में वो सेपरेशन आपको फील होता है। तो ये जो ट्विन फ्लेम टर्म है वो एक स्पिरिचुअल फैसिलिटेटर है, आपका पोलैरिटी हायर एस्पेक्ट जो आपसे मिलता है, आपको ट्रिगर करता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग फैसिलिटेट करता है। तो काफी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ट्विन फ्लेम मतलब कुछ तो बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप है। और रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती है ट्विन फ्लेम जो आपको मिलता है, क्योंकि जब आपका एनकाउंटर हो जाएगा ऐसे सोल से जो आपका पोलैरिटी हायर एस्पेक्ट हो, तो वो पूरा जो एक सोल रिकॉग्निशन होता है, आप पहचानते हो सोल लेवल पे उस सोल को, तो वो अनकंडीशनल लव जो है आपके हार्ट में वो ट्रिगर हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ तो याद आएगा सोल लेवल। तो काफी लोग वो रोमांटिक फीलिंग भी महसूस करते हैं ट्विन फ्लेम के साथ, और इवन सेक्सुअल एनर्जी भी काफी रहती है, क्योंकि वो हायर
एस्पेक्ट ऑफ पोलैरिटी प्रिंसिपल है इसके लिए। लेकिन उसको रोमांटिसाइज करना बहुत आइडियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आपके ट्विन फ्लेम से मिलोगे फिर उसके बाद कुछ लव रिलेशनशिप हो जाएगा या फिर रोमांटिक तरीके से वो जर्नी अनफोल्ड हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो काफी लोग वो गलत तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट ट्विन फ्लेम इज। तो अगर एकदम ब्रीफ में मैं बताऊं तो यही है कि आपका ट्विन फ्लेम ये आपके सोल का ही एक पार्ट है, और वो पोलैरिटी हायर एस्पेक्ट है आपके सोल का। और वो आपको तभी मिलता है, आप ऐसे सोल से तभी एनकाउंटर करते हो जब आप खुद एक स्पिरिचुअल लेवल पे हो और आप एक सीरियस स्पिरिचुअल जर्नी आगे आपने चुन ली है इस इनकारनेशन में। उसी समय आप ऐसे पोलैरिटी एस्पेक्ट से एनकाउंटर करोगे जिसे हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं। ओके, तो अगर इसे आसान भाषा में अगर हम समझें तो ट्विन फ्लेम दरअसल क्या होता है कि एक आत्मा अपने आप को दो अलग अलग शरीरों में बांट लेती है। अगर मैं आपके जो टर्म को अगर समझ पाई तो उसने अपने आप को दो हाँ। शरीरों में बांट लिया और इस धरती पर आए, यानी एक आत्मा दो विभागों में बंटकर इस धरती पर आती है, अलग अलग शरीर में अपने काम करती है। और जब आप स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक स्तर पर जब आप उठ जाते हैं तब आपको महसूस होता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, और फिर आप सर्च करते हो अपने अगले भाग की, यानी जो आपका दूसरा पार्ट है। तो प्रदन्या जी ये बताइए कि कोई भी आत्मा क्यों अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करती है? यानी कि जैसे मैं एक आत्मा हूं, अगर मैंने ये शरीर चुना तो क्यों मैं एक, अगर जैसे मैं अगर ट्विन फ्लेम हूं सपोज, तो क्यों मैंने जब मैं ऊपर से आते वक्त मैंने अपने आप को दो शरीरों में क्यों डिवाइड किया? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? मेरा मानना ऐसा है, जो भी मैंने बुक्स पढ़े हैं या फिर मुझे जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आती है मेरे गाइड से, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सोल खुद को स्प्लिट करे। तो वो आपके फ्री विल पर है। हर एक आत्मा को खुद की एक इच्छा है और वो इच्छा से ही वो इनकारनेट होगा या जन्म लेगा, और उसके लाइफ का क्या एजेंडा होने वाला है वो भी वो सोल खुद चूज करेगा। तो जो देर आर टू थेरीज वहां पे, काहे कब कुछ लोग ऐसे बिलीफ सिस्टम में है कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हर किसी को ट्विन फ्लेम होता है। तो हमें ये फिजिकल बॉडी में ये पता चलना बहुत मुश्किल है 100% कौन सा सच है, या फिर दोनों चीजें सच हो, पता नहीं। लेकिन अगर आप ये थ्योरी माने कि हर एक आत्मा की ट्विन फ्लेम होती है, तो भी कोई हर्ज नहीं, वो भी आप बिलीव कर सकते हो। या ये भी बिलीव कर सकते हो कि जो सोल ऐसे लेवल पे आया हो कि जिसका इवोल्यूशन उतना है कि काफी कुछ जर्नी करके काफी सारे जन्म ले लेके आपने इतना मैच्योरिटी पाया कि आप ऐसे लेवल पे हो कि आप और टफ स्पिरिचुअल पाथ चूज कर सकते हो खुद के लिए। तो उस लेवल पे आके ही कोई सोल ऐसे डिसाइड करेगा कि चलो अभी स्प्लिट होके कुछ और अगला लेवल सोल इवोल्यूशन का करते हैं। तो आपको जो रेजोनेट हो वो आप बिलीव कर सकते हो। अगर आप मुझे पूछे तो मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि हर किसी का हायर पोलैरिटी एस्पेक्ट हो ऑलरेडी। जब सोल बॉर्न होता है तभी वो दो एस्पेक्ट्स के साथ ही बॉर्न होता है कि एक फेमिनाइन प्रिंसिपल है और एक मैस्कुलाइन प्रिंसिपल है। वो खुद की जर्नी जाता है और एक लेवल का एवोल्यूशन होने के बाद वो अपने हायर एस्पेक्ट ऑफ पोलैरिटी के साथ मिलता है। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी थेरीज भी है, दूसरे कुछ लोग कुछ और थेरीज भी बताते हैं क्यों करेगा ऐसा कि जो स्प्लिट हो। मुझे दो रीजंस लगते हैं। एक तो किसी भी सोल को फास्ट स्पिरिचुअल असेंशन चाहिए। तो आपका, अगर आप खुद को स्प्लिट करके अलग अलग एक्सपीरियंस एक साथ ले सकते हो तो इट इज अ फास्टर प्रोसेस कि जो भी आपकी प्रोग्रेस है वो फास्ट हो जाएगी। जैसे कि दो लाइफ आपने एक साथ जी लिए, तो दो लाइफ में आपकी जो लर्निंग थी वो एक साथ ही हो गई। उसके लिए आपने दोनों दो अलग अलग टाइम में इनकारनेट करने की जरूरत नहीं समझी। तो सोल जो है उसकी जो कैपेसिटी है इनकारनेट होके अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस लेने की वो काफी ज्यादा है।
और डिफरेंट टाइप के इनकारनेशन भी हो सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि उसके लिए ट्विन फ्लेम क्यों चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सोल एनर्जी है वो 50 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूं और 50 लाइफ एक साथ जी लूं। तो क्या वो पॉसिबल है? तो टेक्निकली वो पॉसिबल है। कोई भी सोल कितने भी लाइफ एक साथ जी सकता है। और कुछ कुछ लोगों का ऐसे मानना भी है, जो आपने अगर पढ़ा हो क्वांटम थ्योरी के बारे में या मल्टीवर्सेस के बारे में, तो या पैरेलल लाइफ्स के बारे में, ऐसे भी माना जाता है कि एक सोल एक साथ 10 लाइफ भी जी सकता है, 5 लाइफ भी जी सकता है, 20 लाइफ भी जी सकता है। तो ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है? कि तो ट्विन फ्लेम का यही डिफरेंस है कि वो हायर एस्पेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ योर सोल है। ऐसे नहीं है कि तुमने जनरली एक स्प्लिट कर दिया और 20 डिफरेंट डिफरेंट लाइफ जिए। ट्विन फ्लेम इज अ पोलैरिटी हायर एस्पेक्ट। तो आप अगर फेमिनाइन प्रिंसिपल हो तो आपका ट्विन फ्लेम इज मैस्कुलाइन प्रिंसिपल। तो उसमें जो डायनामिक है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन एनीथिंग एल्स के दूसरे आपके पैरेलल लाइफ के साथ आप ये ट्विन फ्लेम डायनामिक कंपेयर नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम डायनामिक का पर्पस अलग है, स्पिरिचुअल असेंशन दैट इज द पर्पस। क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको एक्टिवेट करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ इनकाउंटर होते हो तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा असेंशन के लिए। अगर आप ऐसे ही कोई पैरेलल लाइफ जी रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पैरेलल सोल आपसे मिलेगा कभी और आपको एक्टिवेट करेगा, वो जरूरी नहीं है। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई होप कि मैंने आंसर दिया आपके क्वेश्चन। जी जी, मैं तो बिल्कुल समझ बेसिकली पाई। ये है कि हाँ हाँ। एक्सपीरियंस और लर्निंग फास्ट हो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जल्दी से जल्दी एक सोल जर्नी में पूरा कर सके, इसके लिए कोई भी सोल स्प्लिट होके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेना चाहे। हाँ, अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए, अगर हमारे दर्शक अगर ना समझ पाए हो, तो आप जो कहने का जो आपका मतलब वो यही था कि एक आत्मा अपने आप को हर तरीके से इवॉल्व करती है, यानी अपने आप को मेच्योर बनाती है, अलग अलग जन्म लेती है और हर जन्म में कुछ नया सीखती है। और उसी तरीके से एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान को चढ़ते हुए वो ऊपर बढ़ती जाती है और फिर अंत में मोक्ष को प्राप्त करती है। तो अगर उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचना है तो उसे सारी चीजों का एक्सपीरियंस करना है। जैसे कि एक बच्चा अगर ग्रेजुएट होना चाहता है तो उसे नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक की हर एक क्लास को पढ़ते हुए पास करना है। ऐसा नहीं है कि वो सीधे क्लास 10 के बाद ग्रेजुएशन, उसको 11th 12th को भी पास करना है। उसी तरीके से एक आत्मा हर एक रोल को प्ले करते हुए, हर एक चीज को सीखते हुए बढ़ती है। उसी तरीके से ट्विन फ्लेम में अगर एक आत्मा अपने आप को दो पार्ट में आती है तो वो जल्दी किसी चीज को सीखने के लिए उसने अपने आप को दो हिस्सों में रखा। राइट। अच्छा प्रदन्या जी, आप एक खुद एक ट्विन फ्लेम हैं, आपको कब पता चला कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं? और जो आपका जो दूसरा पार्ट था, यानी आपका जो पार्टनर था इस बॉडी का, अगर हम कहें तो बॉडी में तो पार्टनर हो गए, कैसे आपका उनसे मिलना हुआ? आपका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। ओके। मुझे पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ 2011 में। अ, और वो बहुत एक्सीडेंटली पता चला कि मेरे साथ जो हो रहा है या मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, उसको मैं ट्विन फ्लेम जर्नी बोल सकती हूँ। ये मुझे रियलाइज हुआ 2011 में। मेरे ट्विन फ्लेम से मैं मिली थी 1990 में। तो मैं जब 14 साल की थी, मुझे पता भी नहीं था क्या प्यार क्या होता है, या किसी से मिलना, या स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। और मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो मुझसे 2 साल बड़ा था। तो अ, हम जब मिले तो काफी निगेटिव तरीके से हम मिले। तो हमारा ऐसे स्ट्रीट फाइट हुआ, हम एक दूसरे को पहचानने भी नहीं थे। और वो फाइट में काफी एकदम जैसे निगेटिव, जो अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं ना, कि एकदम टीनेज फाइट था, कि टीनेजर जैसे एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे वैसे वाला कुछ। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसकी वजह से फाइट हुआ। और उस दिन से अ, मेरा जो ट्विन फ्लेम था उसने मुझे ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया कि ये लड़की तो एकदम कैरेक्टरलेस लड़की है, इसके साथ तो मुझे बात ही नहीं करनी। और मैं भी बहुत गुस्सा थी वो पूरे एपिसोड के बाद। और मैंने काफी उसको हेट करने की कोशिश की कि ये लड़का कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वो जो फाइट हुई
वो एकदम से अलग टाइप की फाइट थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैं देख रही थी ये लड़के को, तो मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं हेट नहीं कर सकती उसको। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ कि क्यों इतना सब निगेटिव होने के बाद भी मैं किसी के लिए इतना पॉजिटिव फीलिंग्स रख रही हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। एंड धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लड़का, इवन दो वो मुझे इतना हेट करता है। वो मुझे बुली करता था पब्लिक में, मैं अगर दिख गई तो मेरे ऊपर कमेंट्स करता था, तो कुछ भी पॉजिटिव था ही नहीं हमारे बीच। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि कुछ तो है। एक गट फीलिंग होती है ना खुद की, कि ये ऐसा कुछ नॉर्मल चीज नहीं है, कुछ तो है यहाँ पे। तो उस समय से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मुझे बहुत सारे पेनफुल पीरियड्स भी आए मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि ये कुछ डिफरेंट है या ये लड़का अच्छा है, और उसको लगता था कि सब कुछ निगेटिव ही है मेरे साथ। सो वो एक्सेप्ट करना कि वो मुझे हेट करता है, और मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ डिफरेंट है इस लड़के में, वो पूरा इक्वेशन बैलेंस करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो काफी सारे साल मेरे ऐसे पेन में चले गए। मैंने किसी को डेट नहीं किया, मुझे और कोई अच्छा लगा ही नहीं, और इस लड़के ने मुझसे कभी बात नहीं की। तो आई थिंक 6-7 साल ऐसे चले गए। उसके बाद हम थोड़े यंग थे, थोड़े मैच्योर हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं उसे बता दूं कि मुझे क्या फील होता है, एटलीस्ट मुझे बता देना चाहिए, कन्फ्रंट कर देना चाहिए। वो क्या बोलता है उस पर, या उसकी क्या सोच है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे क्या फील होता है वो मुझे बताना चाहिए। तो मैंने जो बुक लिखी है वो इसी स्टोरी के बारे में है, कि वो कैसे हुआ, ये सब कैसे अनफोल्ड हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं कन्फ्रंट कर लूंगी, और एक दिन मैंने उसको लेटर लिख के बता दिया। उसके बाद 2 साल उसने मुझसे बात नहीं की, उसने एक्नॉलेज भी नहीं किया कि उसने मेरा लेटर पढ़ा है या कुछ भी नहीं। तो जर्नी मेरी वैसे स्टार्ट हुई। तो इनिशियली 1990 में जब मैं मिली मेरे ट्विन फ्लेम से, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, ट्विन फ्लेम ये टर्म भी मुझे पता नहीं थी। और तब कुछ था भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं था, ऐसी कोई चीज भी नहीं थी कि मैं जहाँ पे जाऊं और किसी से बात करूं या कोई मुझे समझाए कि ये क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई और मेरा इंट्यूशन के जो भी है वो मैं भगवान से बात कर रही हूँ, जो भी मुझे आंसर्स आ रहे हैं मेरे खुद के गट फीलिंग से आ रहे हैं। तो इनिशियल मेरा जर्नी ऐसे ही था, और मुझे वो बहुत ब्लेसिंग लगता है, क्योंकि आजकल इतना कंफ्यूजन है, सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, इतना सारा इंफॉर्मेशन, तो कितना कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और पता नहीं चलता कि सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन मैं खुद को थोड़ा ब्लेस्ड ही समझती हूँ इस मामले में, कि इवन दो मुझे कोई गाइड करने के लिए था नहीं, मेरी इंट्यूशन ने जो भी था मुझे गाइड कर दिया आज तक। तो वो मैं नेचुरली सीखी कि कैसे अपने गट फीलिंग को सुनो, या हार्ट को सुनो, इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो। ये जो लेसन्स थे मेरे स्पिरिचुअल लेसन्स, वो उसी वजह से मैं सीखी सीखी हूँ कि मुझे कोई अवेलेबल था ही नहीं गाइड करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 21 ईयर्स, 21 साल मुझे ये चीज पता नहीं थी कि मैं किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ। लेकिन मेरे मुझे एक्सपीरियंसेस जो आए हैं वो 21 साल में, वो काफी प्रोफाउंड है, काफी मिस्टीरियस है। जो चीजों से मुझे ये समझ में आता था हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, कुछ है इसमें। क्या है वो मुझे पता नहीं था, लेकिन कुछ तो है इतना पता चल रहा था। तो फिर 2011 में जब मैंने एक यूट्यूब वीडियो ही था जिसमें ऐसे ट्विन फ्लेम स्टेजेस एक्सप्लेन किए थे, कि ट्विन फ्लेम ये टर्म सुना, मुझे पता भी नहीं था ट्विन फ्लेम क्या है। और वो वीडियो में ऐसे सब एक्सप्लेन किया था कि कैसे दो सोल्स मिलते हैं, फिर वो सोल रिकॉग्निशन होता है, वो सोल लेवल पर पहचान होती है, फिर सेपरेशन होता है, फिर पेन में जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसे बोलते हैं, कि पूरा वो पेनफुल प्रोसेस में चले जाते हैं। देन
होता है, सरेंडर स्टेज आता है, लाइक पूरा सब स्टेजेस बताए थे। काफी कुछ मैच कर रहा है मेरे एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है। अगले 2 साल में मुझे इतने सारे ऐसे वैलिडेशंस मिले जिससे मैं बोल सकती थी कि डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ वो ट्विन फ्लेम जर्नी ही है, नहीं तो ये सब चीजें होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर मैं जब मिली मेरे ट्विन फ्लेम से, तब से लेके मुझे 100% ये समझ में आई बात कि मैं ये जर्नी पर हूँ। पूरा जो टाइम स्पैन है वो 25 साल का है। 25 साल लगे मुझे जानने, मैं ये जर्नी पर हूँ। लेकिन आई आई कैन से कि बहुत ब्यूटीफुल येट पेनफुल ऐसे जर्नी है। तो प्रदनिया जी, जब आपको रियलाइज हुआ कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल गई हैं, पहले तो आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फिर फीलिंग्स जनरेट हुई और फिर आप फाइनली आपने एक्सेप्ट किया कि वो ही आपके ट्विन फ्लेम हैं। आपकी तरफ से तो एक्सेप्टेंस हो गई, लेकिन क्या आपके ट्विन फ्लेम ने आपको एक्सेप्ट किया कि हाँ आप उनके ट्विन फ्लेम हैं? क्या क्योंकि वो भी स्पिरिचुअली अवेयर होंगी, तब शायद उन्हें ये टर्म पता हो, ट्विन फ्लेम। उनको ये टर्म बिल्कुल पता नहीं थी, और मैंने भी उनके साथ कभी डिस्कस नहीं की ये टर्म। पहले नहीं की क्योंकि मुझे खुद को ही पता नहीं थी। लेकिन हमारी जैसे प्रोग्रेस हुई कि मैंने उनको लेटर लिखा था, उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। अ, उनकी जो एक्नॉलेजमेंट थी लेटर की वो ऑलमोस्ट 6 साल बाद हुई। तो मैं ऐसे ही अपने घर के यहाँ से गुजर रही थी, और वो आए वहां पे और उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने बोला कि मैंने आपका लेटर पढ़ा और मुझे आपके साथ बात करनी है। तो मैं बहुत खुश हुई। वो अभी मैं डिटेल में इतना ये स्टोरी नहीं बताती, इतना इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैंने जस्ट एक आधा घंटे पहले भगवान को कहा कि ये प्यार कुछ नहीं होता जो आप खुद के हार्ट के साथ जो भी महसूस करते हो, ये कुछ ये सब फिल्म्स में होता है, रियलिटी में तो कुछ होता नहीं है। और इतना प्योर दिल से मैंने इतनी क्या बोलते हैं, जो एक ये जर्नी थी कि जिससे मैंने इतना प्यार किया, अनकंडीशनली प्यार किया, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो आदमी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं विश्वास ही नहीं करती इन चीजों पे, और मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, और कल से मेरा जीवन कुछ और ही होगा, ऐसे मैंने बोला भगवान को। और विद इन 20 मिनट्स माई ट्विन फ्लेम केम। 20 मिनट से भी कम समय में वो मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने बोला मुझे आपसे बात करनी है। तो मुझे आनंद इस चीज का हुआ ज्यादा कि कोई मेरी बात सुन रहा है, कि मैंने भगवान से अभी बोला कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, और ये प्यार व्यार और जो भी आप बोलते हो वो है ही नहीं कुछ। तो लेस देन 20 मिनट में अगर वो आदमी आपके सामने खड़ा है तो दैट उसका मतलब यही है कि भगवान सुन रहे हैं आपकी बात। तो ये चीज का मुझे था डेफिनेटली आनंद के ही केम एंड ही स्पोक टू मी। लेकिन उससे भी ज्यादा ये चीज का बहुत मुझे शौक लगा, पॉजिटिव शौक लगा कि कोई मेरी बात सुन रहा है, मैं जो मन में बात कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए काफी बड़ा शिफ्ट था मेरे लाइफ में, कि ये सही में ऐसे कुछ होता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ मिरेकल फॉर मी। तो अ, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माइलस्टोन था मेरी लाइफ में और जर्नी में ऑल्सो। तो उस दिन से हमारी थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई, हम थोड़े पॉजिटिव थे एक दूसरे के साथ, लेकिन हम कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। फिर मैंने भी इतना कुछ फोर्स नहीं किया, मैं खुश हुई कि चलो एटलीस्ट वो मुझे एक्नॉलेज करता है, एटलीस्ट मुझे निगेटिवली नहीं देख रहा है, और उसको समझ में आ रहा है कि मैं क्या हूँ या क्या टाइप का मेरा फीलिंग है उनके बारे में। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया, मैं मूव ऑन हो गई, मेरी शादी हुई, उनकी भी हुई बाद में शादी। तो अम, बीच में ऐसे 7 साल गुजर गए कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में इतने थे नहीं। मैं दुबई में आई, मेरी लाइफ यहाँ पे मेरी बेटी हुई। फिर आई वॉज कंप्लीटली लाइक अ मैरिड पर्सन, मेरा चल रहा था, और दिमाग में कहीं तो होता था कि हाँ एक मेरा स्पेशल कनेक्शन था कहीं किसी के साथ, लेकिन ठीक है, इतना भी मेरा थॉट प्रोसेस उसमें नहीं था।
अंटिल वन डे, शायद 2009 में, वो जो एनर्जी थी ट्विन फ्लेम वाली वो फिर से आने लगी। फिर से मुझे लगने लगा कि मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए। मुझे बहुत सारा गिल्ट फीलिंग भी आ गया कि मैं मैरिड हूँ, मुझे बच्ची है, मैं किसके बारे में अभी क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं क्यों ये आदमी को मिस कर रही हूँ अभी। ये सब चीजें आने लगी और मैं काफी भागती रही वो फीलिंग से कि मुझे ये चीज में नहीं सोचना है ज्यादा। लेकिन यू वोंट बिलीव, इतने सारे ड्रीम्स, रिपीटेड साइंस, कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ आता था जो मुझे बोलता था कि मुझे उसको कांटेक्ट करना चाहिए। तो फिर फाइनली मैंने पूरा वो सब ओवरकम किए, मेरे फियर्स, मेरा गिल्ट जो भी था वो सब। कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस आ रहा था कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, तो मैंने वापस उनको कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी भी आपको मिस कर रही हूँ, और उस ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसके पीछे कुछ भी एजेंडा नहीं है। जो सिर्फ मेरा एक मन हल्का करने के लिए मैंने आपको मेल लिखा है, ये बताने के लिए कि फ्रॉम ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड मुझे पता नहीं आपके साथ बहुत मेरा कनेक्शन है। तो देन ही ऑल्सो रिप्लाइड, उन्होंने भी एक बहुत ही इमोशनल मेल लिखा। और वो इमोशनल मेल से मुझे पता चला कि बीच में हम 7 साल बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी मैच्योरिटी में काफी चेंज था, उनके अंडरस्टैंडिंग में काफी चेंज था, उनका एक्सेप्टेंस भी था। उन्होंने काफी पॉजिटिवली मुझे रिप्लाई किया कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, लेकिन अच्छा है कि हम लोग बात ना करें, क्योंकि आप मैरिड हो, मैं मैरिड हूँ, इट इज नॉट राइट, क्यों ये सब आगे लेना है। तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। आई रिसीव दैट सॉर्ट ऑफ अ मैसेज। तो वो मैसेज मिलने के बाद मैं बहुत ही पेन में चली गई कि अब तो ऐसी सिचुएशन है कि सामने वाले को भी समझ में आ रहा है कि कनेक्शन क्या है, लेकिन वो कनेक्शन कुछ आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि हम मैरिड है, या क्योंकि दैट टाइम हम ये सब चीजों को एकदम ऐसे टिपिकल तरीके से देख रहे थे कि ये कुछ तो प्यार है, फिर हमने अगर एक दूसरे के साथ बात की तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, तो हम भागते रहे क्योंकि ये सोसाइटियल जो कंडीशनिंग होती है हमारी, उस तरीके से ही हम सोचते रहे। तो बीच में काफी पेनफुल था जर्नी, लेकिन स्लोली मुझे ये दिखाई दे रहा था कि उनकी भी प्रोग्रेस हुई है। मैंने उनको कुछ नहीं बोला था ट्विन फ्लेम के बारे में, मैंने इतना ही बोला था कि मुझे आपसे कुछ तो कनेक्शन फील होता है, और वो सच है, कनेक्शन जो भी है, और वो उनको भी एग्रीएबल था। तो टर्म हमने कभी डिस्कस नहीं की, लेकिन वो जो कनेक्शन की चीज थी वो दोनों को एग्री थी। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारी जर्नी प्रोग्रेस होती गई, हमने काफी खुल के बात करना शुरू किया, हमारे वो गिल्ट और ये सब चला गया। हमें ये भी समझ में आई बात के ये कनेक्शन, आई मीन मेरी ट्विन फ्लेम ने मुझे एक बार ऐसे बोला कि हमारा कनेक्शन किसी भी शादी से बहुत बढ़कर है, और मुझे ऐसे लगता है कि हम अ, एक एक ही सोल है इन टू बॉडीज। ये पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने मुझे दिया विदाउट यूजिंग द टर्म ट्विन फ्लेम्स। तो मुझे समझ में आया था कि उनको सब 100% कनेक्शन समझ में आ रहा है, लेकिन वो ये टर्म यूज नहीं कर रहे ट्विन फ्लेम, और वो परफेक्टली ओके था मेरे लिए कि ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि ट्विन फ्लेम ये लेबल से के ही साथ बात करनी चाहिए। तो जैसे हमारा प्रोग्रेस हुआ दोनों, हम अवेयर थे इस चीज में कि हमारा बहुत डिफरेंट टाइप का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो वो तो एग्रीएबल था दोनों। अच्छा प्रदन्या जी, अभी तक जो हमने आपकी जर्नी सुनी कि किस तरीके से आपको रियलाइज हुआ कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, फिर आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिली और फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ी। तो यहाँ मैं एक बात और जानना चाहूंगी, क्या जरूरी है कि जब भी कोई एक ट्विन फ्लेम, जब दो बॉडी अलग अलग बॉडीज में जब एक सोल डिवाइड होकर आती है, तो वो एक मेल हो एक फीमेल हो, ये जरूरी होता है? नहीं, मैंने ऐसे काफी सारे लोगों से बात की है जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, लेकिन उनकी जो ट्विन फ्लेम है वो सेम जेंडर है। तो मैं अगर फीमेल हूं तो मेरी ट्विन फ्लेम भी फीमेल है, या मेल है और उनका ट्विन फ्लेम भी मेल है। ये मुमकिन है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। उसका
ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ जितना कनेक्शन, आई मीन देयर इज अ कनेक्शन, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी कनेक्शन नहीं है ट्विन फ्लेम्स का, लेकिन सेम जेंडर भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक फीमेल है तो दूसरा मेल होना चाहिए। और ऐसे भी कॉम्बिनेशंस मैंने देखे हैं कि जिनकी ट्विन फ्लेम है वो इनकारनेट हुई ही नहीं है, तो एक फिजिकल में है और एक नॉन फिजिकल में है, जो ड्रीम्स के जरिए बात कर रहे हैं या फिर विजन्स के जरिए मेडिटेशन में बात कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों से मैं मिली हूँ कि जिनका ट्विन फ्लेम फिजिकल बॉडी में नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि वो ट्विन फ्लेम है खुद, और उनका ट्विन फ्लेम नॉन फिजिकल रेल्म से उनके साथ बात करता है। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है, जेंडर इतना रिलेटेड नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी से। और ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जैसे आपके केस को अगर मैं देखूं तो आप स्पिरिचुअली अवेयर थे, आपको ये चीज माइंड में पता थी कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और मेरी सोल को जो है अपने आप को इवॉल्व करना है, इसीलिए मैंने अपने आप को दो बॉडी में रखा है। लेकिन अगर जो दूसरा पार्टनर है वो अगर स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं है, वो नहीं समझता इन सब बातों को, तो क्या तब भी ये जो सोल है, इसका जो राइज है, इसका जो अवेकनिंग है, इसकी जो इवोल्यूशन है वो कंटिन्यू होगी या फिर कहीं ना कहीं मतलब दबी हुई होगी? उसमें डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। काफी सारे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनको ऐसे लगता है कि अगर मैं अवेयर हूँ ये कनेक्शन के बारे में, और मैं अगर स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रही हूँ, तो मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे पीछे है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये उनको पता ही नहीं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तुम ये सोचने लगो कि तुम ज्यादा अवेयर हो, या आप तुम्हारे खुद के ट्विन फ्लेम से आगे हो स्पिरिचुअल जर्नी में। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अम, मुझे जो गाइडेंस मिला है अभी तक मेरी जर्नी में, मेरे स्पिरिट गाइड से, मुझे ये चीज पता चली है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके जर्नी का फैसिलिटेटर है। तो अगर वो अवेकन नहीं है और उनको पता नहीं है ये स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पीछे है। ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो स्पिरिचुअल पार्टनर है, जो ट्विन फ्लेम है, वो आपसे कहीं ज्यादा इवॉल्व हो, कहीं ज्यादा प्रोग्रेस्ड सोल हो, लेकिन आपका जर्नी फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने अनअवेकन रहना चूज किया है। तो अ, वो अगर अनअवेकन रहेंगे तो ही आपकी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि उनके अनअवेकन रहने से आपको जो ट्रिगर्स आएंगे, आपका जो सेपरेशन होगा, उस अनफोल्डिंग से आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। तो सोल लेवल पे आपके ट्विन फ्लेम को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वेकिंग फिजिकल बॉडी में उनके कॉन्शियस माइंड को ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनकी सोल को ये चीज पता है कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं, आपकी जर्नी फैसिलिटेट करने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई अनअवेकन्ड हो तो वो आपके पीछे है। ये भी हो सकता है कि वो आपसे बहुत आगे है, लेकिन वो आपके लिए रुके हैं, आपकी जर्नी फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने ये रोल चूज किया है अनअवेकन्ड रहने का। तो मेरे केस में ये बहुत ही टेस्टिमोनी जैसी चीज है कि मुझे एक दिन दिखाया गया था मेरी विजन में कि ये अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे पीछे है, या मैं ऐसे कुछ कंपेयर कर रही हूँ, तो वो करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा ट्विन फ्लेम यहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी फैसिलिटेट करने के लिए आया है। वही रोल है उनका। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे है मुझसे। तो ये चीज हर किसी ने दिमाग से हटानी चाहिए कि आपका जो ट्विन फ्लेम है उन्होंने चूज किया है ये रोल अनअवेकन रहने का, आपकी जर्नी फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये जो कॉन्स्टेंटली हम कंपैरिजन करते रहते हैं कि मैंने ये किया तो मेरे ट्विन फ्लेम को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या मैंने इतना प्रोग्रेस किया लेकिन उसका तो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो कांस्टेंट हम जजमेंट या कंपैरिजन करते रहते हैं, वो नहीं करनी चाहिए इस जर्नी में। क्योंकि सोल लेवल पे आपके ट्विन फ्लेम को सब कुछ पता है, अगर फिजिकली नहीं पता हो तो भी।
चंदनिया जी, अभी तक की जो आपकी चर्चा में बहुत मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत एक एक नया चैप्टर लाइफ का सुनने को मिल रहा है। अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें, अगर हम सोल लेवल पर बात करें, अगर हम एनर्जी लेवल पर बात करें, तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर हम अर्थली वर्ल्ड, मतलब अगर इस दुनिया में अर्थ में आकर हम समझें, तो हम मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। हम इस बॉडी को देखते हैं और इस अपने आसपास की सोसाइटी को देखते हैं। फिर हम बंध जाते हैं, कई चीजों से रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स पे हमें चलना पड़ता है। अगर हम स्पिरिचुअली होकर देखें तो कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है। ये जो जो भी हम स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, कितनी जी। ब्यूटीफुल जर्नी है। अगर जैसे आपने बताया कि जो ट्विन फ्लेम में कनेक्शन होता है बहुत यूनिक है। आपको पता है सब कुछ कि आप का ही एक दूसरा पार्ट है, एक दो पोल पे हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि सोसाइटी के हम इसमें बाउंड इतने हो जाते हैं कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो हम अपने आप को रोकने लगते हैं। तो आपके भी केस में ऐसा हुआ होगा, आप भी मैरिड थे, आपके पार्टनर भी मैरिड थे, तो आपकी फैमिली में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आया, सोसाइटी की तरफ से आपको कोई बाउंडेशंस नहीं आई? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए ये क्वेश्चन पर। जब मेरी शादी हुई और फिर से मेरा ये एनर्जी मुझे महसूस होने लगा कि मुझे मिस हो रहा है, ये तो मुझे बहुत गिल्ट था। मैं खुद को ये सोसाइटियल रूल बुक के हिसाब से ही देख रही थी कि ये ऐसा अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये करना सही नहीं है। ये जो चीजें होती है ना, सही गलत, अच्छा बुरा, ये जो चीजें हैं उसमें हम काफी सप्रेस करते हैं खुद को। तो काफी सारे महीने ऐसे चले गए जब मैं सप्रेस कर रही थी खुद को। लेकिन थैंकफुली मेरा स्पिरिट गाइडेंस इतना स्ट्रांग रहा है, और थैंकफुली वो मैंने सुना। हर समय जब भी मुझे गाइडेंस मिला, मैंने काफी प्रयास करके वो चीज फॉलो की है। कि कितना भी डिफिकल्ट लगे, मैंने फॉलो की है हमेशा। तो ये मुझे एक मैसेज हर एक को देना है कि आपको जो गाइडेंस आ रहा है उसको फॉलो करने का करेज रखना चाहिए। क्योंकि गाइडेंस तो आता है सबको, लेकिन हर कोई फॉलो नहीं करना चाहता, या करेज उतना होता नहीं है। तो वहां पे वो जो हम बोलते हैं ना कि भगवान पर विश्वास करो, कि जो खुद पर विश्वास करो कि आपको अगर किसी चीज सही लग रही है तो वो फॉलो करो। आप किसी का ये मत देखो कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा। वो करना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो उस समय ऐसे हुआ कि मुझे ऐसे गाइडेंस आ रहा था, लिटरली मुझे दिखाई दिया ऐसे एक एग्जाम्पल, कि कोई मुझे बता रहा था, वन ऑफ माय स्पिरिट गाइड्स, की ये जो मैं कंपेयर कर रही हूँ कि मेरा हस्बैंड एंड मेरा ट्विन फ्लेम, इन इन दोनों के साथ मेरी कंपैरिजन चल रही थी कि मेरी शादी हुई है, मेरा हस्बैंड है, तो मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन हो रहा था। तो मुझे ऐसे मैसेज आया कि ये दोनों लोग तुम्हारी लाइफ में उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये रिप्लेस करने की कोशिश मत करो। हस्बैंड को आपके ट्विन फ्लेम के साथ रिप्लेस मत करो, और आपके ट्विन फ्लेम को आपके हस्बैंड के साथ रिप्लेस मत करो। और ये बोलने के लिए मुझे दिखाई दिया कि मेरी जो नाक है और मेरा मेरा जो कान है, ये दोनों ऑर्गन्स अलग अलग है, और दोनों के फंक्शन भी अलग अलग है। तो अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं कान रिप्लेस करूं मेरी नाक से, तो वो काम नहीं करने वाली। तो सेम चीज मुझे दिखाई दी मेरी विजन में, कि मैं ये चीज करने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम को हस्बैंड के साथ रिप्लेस करना और हस्बैंड को ट्विन फ्लेम के साथ रिप्लेस करना। तो कहीं ना कहीं वो मुझे क्लियर मैसेज मिला कि ये कंपैरिजन छोड़ दो, और ये जो गिल्ट है वो भी छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम है वो किसी खास मकसद से तुम्हारे लाइफ में है, और तुम्हारा जो हस्बैंड है उसका पर्पस अलग है तुम्हारी लाइफ में। तो दोनों को एक्सेप्ट करो, अलग अलग तरीकों से। तो जब मैंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली, देन वो मेरा जो गिल्ट था ना, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, वो चला गया कंप्लीटली। और मुझे ये समझ में आया कि मेरा ट्विन फ्लेम का कुछ तो जो मकसद है वो डिफरेंट है मेरे हस्बैंड से। तो इट्स ओके। मुझे अगर वो एक अनकंडीशनल लव फील हो रहा है उसके लिए, तो वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो फर्स्ट स्टेप था
जो मैंने वो सोसाइटियल जो बिलीफ सिस्टम था वो ओवरकम करके खुद का जो फीलिंग था उसको एक्सेप्ट किया विदाउट एनी गिल्ट। और उसके बाद हर मोमेंट पे, हर जंक्चर पे ये चैलेंज आता रहा कि लोग क्या कहेंगे। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बता दी सब कुछ, मेरी जर्नी क्या थी कैसे में। और पहले वो थोड़े अपसेट थे, लेकिन बाद में उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि ठीक है, मैं जो भी बोल रही हूँ मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ऑनेस्टली बात कर रही हूँ। और किसी को चीट करना या किसी के बिहाइंड कुछ करना ये मेरा मकसद है नहीं, वो उनको समझ में आया। तो अगर आप आज देखो तो वो मुझे 100% सपोर्ट करते हैं मेरी जर्नी में। मैंने कुछ भी उनसे हाइड नहीं किया। इनफैक्ट अभी भी वो लिविंग रूम में बैठे हैं, उनको पता है मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ तो उनको सब कुछ पता है मेरे जर्नी के बारे में। और जैसे ये जर्नी बढ़ती गई आगे, और ऐसा जब वक्त आया जो मुझे पता चल रहा था कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी चाहिए लोगों से, ये सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रखना है, मुझे मुझे बात करनी है, मुझे शेयर करनी है मेरी जर्नी। तो तब मुझे थोड़ा सा था कि क्या होगा अगर मेरी फैमिली ने मेरा वीडियो देखा, क्या होगा किसी ने मेरा पढ़ लिया कुछ तो उनको पता चलेगा कि अ, मेरा कुछ डिफरेंट साइज जर्नी है, और कोई एक बंदा है मेरे लाइफ में जिससे मैं इतना कनेक्टेड हूँ शादी के बाद भी। तो वो थोड़ा था मुझे फियर, लेकिन फिर से मुझे ये गाइडेंस आया कि तुम ये चीज का फियर मत रखो तुम्हारे हार्ट में कि तुमने शेयर किया तो क्या होगा। अगर कोई ये स्पिरिचुअल पाथ पर है और अगर उनको आपके इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो उसी बंदे को आपकी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। जो कोई ये पाथ पर है नहीं वो आपका कुछ देखेगा ही नहीं इंफॉर्मेशन। तो वो चीज अगर सही है तो फिर मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे मैंने ओपन अप करना शुरू किया, मैंने यूट्यूब चैनल खोली, मैंने बात करना चालू किया। मैं कोरा पर काफी सारे आंसर्स देती थी लोगों को। तो पहले मैं आइडेंटिटी छुपाती थी मेरी, सिर्फ प्रज्ञा करके लिखती थी, पूरी आइडेंटिटी मैंने रिवील नहीं की थी इनिशियली। लेकिन जैसे मेरा ये फियर ओवरकम हुआ तो फिर मैंने पूरा नाम लिखा, फिर वीडियोस में मेरा चेहरा ऑब्वियसली दिखाती हूँ, तो पता है लोगों को मैं कौन हूँ। और अब आज तक सबको पता है मेरी फैमिली में कि मैं वीडियो चैनल है मेरा और मैं कुछ बात करती हूँ। लेकिन जो लोग ये जर्नी पर नहीं है उनको कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मेरा चैनल जाके देखे और सुने कि मैं क्या बोल रही हूँ। उनको पता है मैं करती हूँ वीडियोस, लेकिन कोई गया नहीं है वहां तक। और जो जाता है उनको ऑलरेडी वो समझ में आता है, तो उनको ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कभी होती नहीं कि तुम ये क्या कर रही हो। जो भी सुनता है वो सुनने के लेवल पे है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का कोई चांस ही नहीं है वहां पे। तो ये सब प्रोसेस से मुझे ये समझ में आया है कि अपना ये जो फियर होता है ना अंदर का, ये सिर्फ अपने मन का होता है। आपको एक्चुअल में इतना डरने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आपको समझने वाले हैं वो वैसे भी समझेंगे, और जो नहीं समझने वाले वो आपके यहाँ पे आएंगे ही नहीं। तो डर का जरूरत ही नहीं। तो अभी तो वो पूरा मेरा डर चला गया है। और मुझे ऐसे ही लगता है कि इंडिया में स्पेशली अपना जो कल्चर है कि लोग क्या कहेंगे, स्पेशली फॉर मैरिड पीपल एंड ऑन टॉप ऑफ इट विथ विमेन, के जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हुई, उनको ये डर डर काफी है कि क्या होगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि वो सबको सोचना चाहिए अभी कि इट इज जस्ट एन इल्यूजन। सही में वो डर सीने में रख कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और जब जिस दिन आपने वो फियर ओवरकम किया ना, आपको इतना लिबरेटेड फील होगा, कोई आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप जो करना चाहते हो लाइफ में वो आप कर सकते हो। और मुझे से लगता है कि मैं ये जर्नी में थी इसके लिए मैं वो ओवरकम कर पाई। अगर ये आई मीन ऑल थैंक्स टू माय ट्विन फ्लेम जर्नी के, वो जर्नी ने इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस
दिए हैं मुझे, जो मैंने ओवरकम कर लिए वो जर्नी से गुजरते समय। और आज मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा अंदर का लाइफ कुछ अलग है और बाहर का अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं अंदर हूँ वो ही मैं बाहर हूँ। किसी के भी सामने मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। ये चीज है कि मैं अगर कोई समझ नहीं पाता है मेरी जर्नी तो मैं उनको बोलने नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं छिपा भी नहीं रही हूँ कुछ भी। जो भी है मेरा, इट्स अ ओपन बुक। मेरा चैनल है, जो भी मेरे जिंदगी के बारे में जानना चाहता है वो कभी भी कहीं भी कैसे भी वो जान सकता है। कुछ भी छुपा कर नहीं रखा है मैंने किसी के भी साथ। अभी वो फियर ओवरकम करने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वर्थ है उतना एफर्ट डालना उसमें। वेरी इंटरेस्टिंग। तो धनिया जी, जैसे आपने बताया कि आपने एक बुक भी लिखी है, तो उस बुक का नाम हम जानना चाहेंगे। बुक का नाम है माय सीक्रेट डायरीज। ये बुक मैंने लास्ट ईयर, एग्जैक्टली लास्ट ईयर टुडे, हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो, आज गणेश चतुर्थी है। तो बिल्कुल। लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी इन 2023 मैंने ये बुक सबसे पहले पब्लिश की थी। तो आज वो लिटरली 1 साल कंप्लीट हुआ। ऐसा है कि जब मैंने एनकाउंटर किया मेरी ट्विन फ्लेम को, जब मैं 14 साल की थी, ऐसा मानते हैं कि जब आप आपके ट्विन फ्लेम को एनकाउंटर करते हो, आपके जो निगेटिव्स और पॉजिटिव्स है आपके सोल के, वो अनलॉक होते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये भी एक चीज थी कि मेरा वो एनकाउंटर हुआ उनके साथ, फिर सेपरेशन हुआ, हम बात नहीं करते थे। और मुझे बहुत लगता था कि मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन वो पाथ कंप्लीट क्लोज था। कोई चांस ही नहीं था मुझे उनके साथ बात करने का। तो नेचुरली क्या हुआ कि मैं जर्नलिंग करने लगी कि मैं कहाँ पे एक्सप्रेस करूं, मुझे जो भी फीलिंग हो रहा है मैं कहाँ पे एक्सप्रेस करूं। किसी को अगर मैं बोलती, फ्रेंड्स को, तो कोई समझ में किसी को वो बात समझ में नहीं आती कि जो आदमी तुम्हें इतना हेट करता है तुम उसके लिए इतना फीलिंग क्यों रख रही हो। तो मुझे कोई चांस नहीं था कि मैं किसी को एक्सप्रेस करूं मेरा फीलिंग। तो मैं क्या करूं फिर, कैसे मुझे ये चीज हैंडल करनी चाहिए। तो नेचुरली ऐसे हुआ कि मैं जर्नलिंग करना स्टार्ट किया। और मैं लिखती थी जो भी मेरे मन में आता है, मेरे फीलिंग्स या मेरे, समटाइम्स यू फील डाउन, समटाइम्स यू आर फीलिंग हैप्पी। तो जो भी था मैं जर्नलिंग करती थी, और वो मुझे आदत सी लग गई। एवरी डे मैं कुछ ना कुछ तो लिखती थी। तो ये जो मेरा बुक है माय सीक्रेट डायरीज, ये मेरा सिलेक्टेड एंट्रीज जो है, जो मैंने 1995 में लिखना शुरू किया। तो मैंने सिलेक्टिव एंट्रीज ले ली है फ्रॉम 1995 टू 1999। सो छः छः 5 या 6 साल का जो जर्नलिंग था मेरा, वो काफी इंटरेस्टिंग है कि मेरे मन में क्या चल रहा था, कैसे मैं गाइडेंस लेती थी। क्योंकि तब मैं अवेकन थी नहीं, मुझे पता नहीं था कि कैसी ये जर्नी चल रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बुक है, इट इज लाइक अ वेरी इनोसेंट एक्सप्रेशन, कि जो एक होता है ना कि आपको कुछ भी पता नहीं है, आप बहुत नाइव हो, लेकिन फिर भी आप एक जर्नी पर हो, और आप जो भी है आपके मन में आ रहा है वो लिख रहे हो। तो वो एक एकदम ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन है मेरे माइंड का कि मैं कैसे वो जर्नी से गुजर रही थी, और क्या क्या हुआ, कैसे क्या क्या चीजें अनफोल्ड हुई। तो उसमें ये सब चीजें मैंने लिखी है कि मैंने कैसे लेटर लिखा, फिर कैसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आए, और ये विदाउट इवन नोइंग कि मैं कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ। तो वो जो बुक है वो एक कंपाइलेशन है, वो 5 साल का। और 5 साल के बाद मैंने वो एंड किया बुक, क्योंकि वो फिर अदरवाइज अनएंडिंग हो जाता, लाइक कितना मैं पब्लिश करूँ एक ही बुक में। तो एक वो जो पड़ाव था पहला वाला मेरी जर्नी का, वो उस बुक में पूरा डॉक्यूमेंट हुआ है। तो द नेम ऑफ द बुक इज माई सीक्रेट डायरीज, कंटेम्पलेशंस ऑफ ऑन लव एंड लाइफ विथ माई ट्विन फ्लेम। प्रदन्या जी, चलते चलते यस। बस आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करूंगी कि मान लीजिए कि अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पर है और वो समझ नहीं पा रहा है, जैसे एग्जांपल मैं अपने आप को रखकर बताती हूँ कि अगर मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ, तो कैसे हम इसको अनफोल्ड करें, इस मिस्ट्री को कैसे अनफोल्ड करें, कैसे समझें कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ। गुड क्वेश्चन। ओके।
उसका जवाब देने से पहले मैं ये बोलूंगी कि जनवरी में मैं एक ट्विन फ्लेम रिलेटेड एक रिट्रीट कर रही हूँ इंडिया में। पुणे में होगा मोस्ट प्रोबेबली, वो अभी लोकेशन फाइनल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कोई भी है जिनको 4 दिन मेरे साथ बिताकर ये जर्नी के बारे में चीजें जाननी है, तो वो रिट्रीट ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे मैं आपको लिंक भेजूंगी, प्रोबेबली आप डाल देना आपके वीडियो के नीचे। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक आई एम पुटिंग सम और द अदर थिंग। मेरे लाइव सेशंस भी होते हैं जो मैं लाइव आंसर करती हूँ। तो लिंक्स मैं आपको भेज दूंगी, अगर आप चाहे तो आप डाल सकते हो आपके वीडियो के नीचे। कमिंग टू योर क्वेश्चन, मुझे ऐसे लगता है कि आजकल काफी सारे लोगों को ट्विन फ्लेम ये टर्म पता चली है। तो बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो एकदम से रश करते हैं ये कंक्लूजन में कि किसी के साथ प्यार है या किसी के साथ काफी कनेक्शन फील होता है, तो उनको लगता है कि लेबल कर ले कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। सो मेनी पीपल आई हैव सीन कि एकदम से रश करके कंक्लूड करते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ। और ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आया है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, लेकिन उनको इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन पढ़ के ऐसे लगता है कि मुझे भी मिलना है मेरे ट्विन फ्लेम से। तो ये लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अ, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपका ट्विन फ्लेम आपको कब मिलेगा, कब होगा वो इनकाउंटर, ये आपके कंट्रोल में है नहीं। वो कब मिलेगा, जब आप स्पिरिचुअली रेडी हो आपकी टफ स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ाने के लिए, मेंटली रेडी हो, फिजिकली रेडी हो। क्योंकि उसके लिए एक रेडीनेस चाहिए। इट्स नॉट अ जर्नी की जो ऐसे कोई वीक माइंडेड आदमी ये जर्नी नहीं काट सकता अच्छे से। उसके लिए आपका एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मेंटल इमोशनल मैच्योरिटी लेवल आना चाहिए लाइफ में। और जब आप रेडी होंगे तब वो डिवाइन इंटरवेंशन से ही आपका एनकाउंटर हो जाएगा आपके ट्विन फ्लेम के साथ, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो। ऐसा जो लोग कर रहे हैं ना कि दे आर सर्चिंग कि मैंने ये ट्विन फ्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ा और अभी मुझे ट्विन फ्लेम को ढूंढना है, तो वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके ढूंढने से आपको ट्विन फ्लेम नहीं मिलने वाला। आपको जो ये अर्ज आ रही है कि मुझे ढूंढना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ तो इन्फॉर्मेशन जो बहुत रोमांटिसाइज्ड इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि ट्विन फ्लेम इज अनदर सोल ऑफ योर ओन सेल्फ, और वो मिरर ऑफ योर, बहुत आइडियालाइज करके, बहुत ही ड्रामेटाइज करके, बहुत ही रोमांटिसाइज करके कोई अगर पढ़े वो इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे लगेगा कि दिस इज द एक्सपीरियंस, मुझे तो मिलना ही है मेरे ट्विन फ्लेम से। लेकिन वो मिलने के बाद कितना टफ लाइफ होता है, इतना टफ जर्नी है कि कोई एनिमी को भी ना सोचे कि एनिमी, मैं तो खुद के एनिमी को भी ट्विन फ्लेम जर्नी ना सोचूं कि इतना वो टफ है। तो ऐसे फैंटेसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल जर्नी के थ्रू जाना काफी डिफिकल्ट है। तो मैं तो बोलती हूँ कि अगर किसी ने नहीं अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि ट्विन फ्लेम क्या है, तो गॉड ब्लेस यू। नहीं मिला है ट्विन फ्लेम, दैट्स कंप्लीटली ओके। इतना उससे मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अगर हो तुम ट्विन फ्लेम, तो जब तुम रेडी हो जाओगे तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये आंसर का। और ऐसे जो लोग हैं जिनकी पहचान किसी के साथ हुई है और उनको ऐसे लग रहा है कि मेरा ये बंदे के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है, तो शायद ये मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसे अगर है तो एक ही चीज मैं बोलूंगी कि डोंट रश इनटू कंक्लूडिंग। इतना इजी नहीं है ट्विन फ्लेम का वैलिडेशन आना। और वो जो वैलिडेशन है ना, वो आपके अंदर से ही आपको आएगा। अगर दो लोग बाहर से आपको बता रहे हैं कि हाँ ये सब साइंस टिक किए और डिक्लेयर किया कि हाँ ये ट्विन फ्लेम है तुम्हारा, तो ऐसे चीजों से वैलिडेशन नहीं होती। वैलिडेट वो अंदर से ही होगा कि कोई ट्विन फ्लेम है या नहीं। और अगर थोड़ी बहुत यहाँ वहां साइंस देखनी है, तो एक चीज तो ये है कि आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस आपको आ जाएंगे।
कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काफी सारा निगेटिव चीजें भी होंगी, क्योंकि आपका ईगो डेथ हो रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो ट्विन फ्लेम एनकाउंटर के बाद सेपरेशन हो सकता है, आपका लाइफ अपसाइड डाउन हो सकता है, आपका अवेकनिंग हो सकता है। और मेनी टाइम्स ऐसे होता है कि अवेकनिंग हो रहा है किसी का, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अवेकनिंग का सिम्टम है। उनको ऐसे लग रहा है कि मेरा लाइफ कुछ गलत चल रहा है या मेरी लाइफ में बहुत पेन आ रहा है। तब जब आप एक्चुअली वो जंक्चर से गुजर रहे हो, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो बाद में पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है, तो तभी आप कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते हो इस चीज में। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि डोंट रश इनटू कंक्लूडिंग। जो भी आपको एक्सपीरियंस है, मे बी आप थोड़ा नोट करते रहो कि आपके साथ क्या हो रहा है। और फिर वो एक रिपीटेड कनेक्शन डिस्कनेक्शन वाला पैटर्न होगा कि कभी आप कनेक्ट होते हो वो बंदे से, फिर डिस्कनेक्शन हो जाता है, फिर से कनेक्ट होते हैं, फिर से डिस्कनेक्शन हो जाता है। वो कनेक्शन डिस्कनेक्शन वाला पैटर्न काफी रिपीटिंग होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। कभी ऐसे स्मूथ नहीं जाती है चीजें। रिपीटेड कनेक्शन सेपरेशन पैटर्न इज वेरी कॉमन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो धनिया जी, आज आपसे हमने बहुत डिटेल में ये ट्विन फ्लेम की पूरी जो टॉपिक को समझा, पूरी जर्नी को समझा, आपके एक्सपीरियंस को सुना, और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए ट्विन फ्लेम को लेकर कि ट्विन फ्लेम की जर्नी इतनी आसान नहीं है। तो अगर कोई ट्विन नहीं। फ्लेम है तो इसका मतलब उसके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं। तो जो भी ट्विन फ्लेम आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस चीज का कंफर्म करें कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है, तो आप इनकी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं जो जनवरी में होने वाली है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर करूंगी। और प्रदिने जी, आज आपने हमारे साथ बहुत सारा टाइम हमारे को दिया, बहुत सारी अपनी एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे शेयर की, बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग हुई। और एक्चुअली मैं सच बताऊं तो ये टॉपिक, जो ये वर्ड था, मैंने सिर्फ काफी पहले सुना था, लेकिन इतनी डिटेल में उसको समझ नहीं पा रही थी। और मैं बहुत टाइम से कोई ऐसी केस स्टडी ढूंढ रही थी, एक, क्योंकि बताने वाले बहुत हैं, यूट्यूब पे हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, लेकिन मेरी जो 1.5-2 साल से मैं एक ऐसी केस स्टडी ढूंढ रही थी जो खुद एक ट्विन फ्लेम हो, तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो इसीलिए शायद यूनिवर्स ने मुझे अचानक से आपसे मिलवाया। और मैं, जो मेरी जो सर्च थी वो यहाँ आकर फिनिश हुई, मैं आपसे मिली और आज आपने सच में बहुत अच्छे से समझाया। और थैंक यू सो मच, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत टाइम दिया सोनम जी, आपने। थैंक यू सो मच। और आप बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे ऐसे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आपका चैनल देखना चाहिए। और ये जो आप शेयरिंग कर रही है वो आपको पता नहीं, लेकिन अगर एक या दो आदमी भी अगर देखे जो आप शेयर करने की कोशिश कर रही है आपके चैनल के थ्रू, बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आपको बहुत ही दिल से विशेष देती हूँ और बधाई भी देती हूँ कि आप ये काम ऐसे ही चालू रखिए। थैंक यू सोनम जी। थैंक यू।